हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं और इस लेक्चर में आपको इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन बताऊंगा जो कि हमारे फिजिक्स में यूज होते हैं। तो मान लो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ f इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, फाइंड द वर्क डन in displacing the body from x equals to 2 meter to x equals to 3 मीटर। बच्चों, हमें यहाँ पे वर्क डन निकालना है और फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्प्लेसमेंट पे। और फोर्स की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। तो क्लियर कट ये इंटीग्रेशन क्वेश्चन हुआ। तो इस केस में मैंने आपको बताया कि हमें वर्क डन कैसे निकालते हैं। वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला होता है x1 to x2 f dx। तो बच्चों यहाँ पे हम x1 की वैल्यू 2 डालेंगे, x2 की वैल्यू 3 डालेंगे, क्योंकि हमें वर्क डन कहां से कहां तक करना है? 2 से 3 तक का वर्क डन करना है। और f क्या है? f हमारा है फंक्शन ऑफ x। f की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये आ गया 2 से 3x स्क्वायर dx प्लस 2 to 3 5x प्लस 5x dx प्लस 2 to 3 6 dx। ठीक है बच्चों, तो यहां पे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। 2 to 3 x स्क्वायर dx, 5 बाहर आ जाएगा। 2 to 3 x dx, 6 बाहर आ गया, ये आ जाएगा। तो बच्चों ये आपका आ गया 3। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? x 3/3। आई होप कि आपको इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 1 2 3 4 आते हैं, तभी आप इस लेक्चर को काउंटिंग करेंगे। 2 to 3 प्लस 5 x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2, 2 to 3 प्लस 6 और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा बच्चों? x। लिमिट आ गई 3 to 2 to 3। तो बच्चों ये आ गया 3, ये आ गई, पहले अपर लिमिट पुट होगी एक्स पे, एक बार एक्स पे लोअर लिमिट पुट होगी, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। तो ये आपका आ गया 3 का क्यूब बाय 3 माइनस 2 का क्यूब बाय 3 प्लस 5, 3 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 6, एक बार एक्स पे 3 पुट होगा और एक बार एक्स पे 2 पुट होगा। तो ये आपका आ गया 3। आप 3 कॉमन ले लें, जो कि कट जाएगा। 27 माइनस 8 प्लस 5, 2 कॉमन ले लें। 9 माइनस 4 प्लस 6, 1 आ गया। तो ये आ गया 19 प्लस 5/2, 5 प्लस 6, और आप इसको सॉल्व करें, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस केस में हमने वर्क डन निकालना सीखा। बॉडी को हमने मूव किया है x इक्वल्स टू 2 से लेके x इक्वल्स टू 3 तक के, और यहाँ पे हमारा फोर्स कोई कांस्टेंट फोर्स नहीं था, बार बार चेंज हो रहा फोर्स है, इसलिए हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कंसेप्ट यूज किया था। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगर डिस्प्लेसमेंट t3/3 है, फाइंड द वर्क डन in moving the 2 kg body
in first 2 seconds. Where x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, p आपका टाइम है। तो बच्चों यहां पे भी हमें वर्क डन निकालना है, लेकिन यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन नहीं गिवन है। तो यहां पे हमें देखना पड़ेगा कि हमें बॉडी का मास गिवन है, हमें बॉडी का मास गिवन है। तो यहां पे मास गिवन है 2 kg, और फोर्स कहीं ना कहीं मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। तो यहां पे हमें एक्सेलरेशन को निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें दिया है p³/3। तो हम यहाँ पे dx/dt कर लेते हैं। dx/dt क्या आ जाएगा, तो ये आ गया d/dt ऑफ t³/3, ये आ गया 1/3 d/dt ऑफ 3, ये आ गया 1/3, ये आ गया 3t², ये आ गया t²। मतलब dx/dt जो कि क्या होगी, वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी आ गई t², वेलोसिटी आ गई t²। अब यहीं से हम एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। एक्सप्रेशन क्या होती है, dv/dt, इसका मतलब d/dt ऑफ v क्या आ गया, t², ये आ गया 2t। इसका मतलब फोर्स क्या बन गया हमारा, मास इंटू एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 2t। इसमें फोर्स यहां पे किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। मतलब फोर्स कैसा है, वेरिएबल है। मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा फोर्स की वैल्यू बार बार चेंज होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन से ही वर्क डन निकलेगा, क्योंकि फोर्स हमारा कांस्टेंट नहीं है। मास तो कांस्टेंट है 2 kg, 2 भी कांस्टेंट है, लेकिन ये जो t है ये क्या आ गया, ये एक वेरिएबल आ गया। और जब t वेरिएबल आ गया तो फोर्स आपका बार बार चेंज होगा, जिसका मतलब हमें यहाँ पे वर्क डन इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वर्क डन का तो फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डी एक्स, और लिमिट्स यहां पे किसकी आएंगी, एक्स की। लिमिट्स की आती हैं जो यहां पे वेरिएबल होता है, लेकिन हमें लिमिट्स किसकी लगानी है, टाइम की, क्योंकि हमें टाइम दिया है फर्स्ट 2 सेकेंड, मतलब 0 से लेके 2 सेकेंड। हमें टाइम दिया है यहाँ पे फर्स्ट 2 सेकेंड्स का। तो हमें पहले dx को dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये फोर्स की जगह पे आ गया m इंटू 2t, और dx की जगह पे आ जाएगा बच्चों dx/dt की वैल्यू हमने निकाली है। यहाँ पे dx/dt की वैल्यू कितनी है, t²। dx/dt की वैल्यू है t², तो dx कितना आ जाएगा, t² dt। तो dx की जगह पे हम लिख सकते हैं t² dt। अब लिमिट्स हम t की लगा सकते हैं 0 से 2 तक। तो ये आ गया 0 से 2 तक। मास में पता है कितना है, 2 kg है, 2 to the 4 t³ dt, 4 बाहर t³ dt, 4 बाहर, तो t³ का इंटीग्रेशन होगा t4/4, 0 से 2। आप लिमिट से बाहर कांस्टेंट निकाल सकते हैं, ये 4 और 4 कट जाएगा, तो ये आ गया 2⁴ माइनस 0⁴। ये कितना आ गया, 16 जूल। ये आपका वर्क डन आ जाएगा। तो यहां पे देखा हमें कि फोर्स आपका वेरिएबल फोर्स था, इसलिए हमें इंटीग्रेशन कैसे, वर्क डन कैसे निकालना पड़ा बच्चों, इंटीग्रेशन की हेल्प से। लेकिन यहाँ पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा था, हमने फोर्स आपका टाइम पे डिपेंड कर रहा था, इसलिए हमने लिमिट्स भी टाइम की दी थी। इसलिए हमने सारा क्वेश्चन को टाइम में कन्वर्ट करके अपनी लिमिट्स पुट करके आंसर निकाले, जो कि एक डिफरेंट एस्पेक्ट था प्रीवियस क्वेश्चन के कंपैरेटिव। मान लो क्वेश्चन है the charge flows in time dt is given by
डी क्यू इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस टी बाय 2 dt. Find the total charge flows in first 2 seconds. dq is the small charge. dq is the बच्चों small charge that flows in small time dt. ये छोटा सा चार्ज मूव हुआ है छोटे से टाइम में. हमें बताया टोटल चार्ज कितना मूव होगा. हमने टोटल चार्ज निकालना जो मूव होगा. तो बच्चों मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर ये हमारा छोटा सा वर्कडन था, कितने डिस्प्लेसमेंट में, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे ये स्मॉल वर्कडन था. तो टोटल वर्कडन कैसे निकालते थे हम, इंटीग्रेट कर देते थे इस टाइप से. वैसे यहां पे भी सेम क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ये. हमें टोटल चार्ज निकालना है. स्मॉल चार्ज जो मूव कर रहा है स्मॉल टाइम में, dt स्मॉल टाइम, हमें टोटल चार्ज बताना कितना मूव करेगा. वो dq आ जाएगा. हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, क्योंकि हमें फर्स्ट 2 सेकंड में बताना है. ठीक है बच्चों. तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे. ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका dq का इंटीग्रेशन क्या आएगा, q टोटल चार्ज. यहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें, और हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ ex dx क्या होता है, exe होता है. तो इसका मतलब मैं इसको x मानूंगा. ये मान लो dx है और ये x है. ex dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, जिसको माना वही आएगा और जिसको माना उसका d by dx नीचे आएगा. इसके लिए आप पहले पिछले लेक्चर्स देख लें, तभी आप ये इंटीग्रेट कर पाएंगे. लिमिट्स आएंगे 0 से 2 तक. ठीक है बच्चों. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. ये कितना आया, q इक्वल्स टू ई रेज़ टू माइनस टी बाई 2, और यहां से -1/2 बाहर आ जाएगा. लिमिट्स आ गई 0 से 2. डी बाई डी एक्स, सॉरी बच्चों यहाँ डी टी आएगा क्योंकि यहाँ पे टी है. ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ, जिसको माना उसका डिफरेंशिएशन करना था. तो ये -1/2 कांस्टेंट बाहर आएगा और डी बाई डी टी ऑफ टी 1 हो जाएगा. तो ये आ जाएगा -2. मैंने इसको बाहर ले लिया, ये बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा e माइनस टी बाई 2. लिमिट्स आ गई 2 से, और जब आप इसकी लिमिट लगाओगे -2, ये आ गया e रेज़ टू -2 बाई 2, और e रेज़ टू पावर 0, ये आ गया -2, e रेज़ टू -1. तो ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा. तो इस केस में हमने देखा ये स्मॉल चार्ज जो सर्किट में मूव कर रहा है कितने टाइम में, स्मॉल टाइम में. तो टोटल चार्ज कितना मूव करेगा फर्स्ट 2 सेकंड में, वो हमने इंटीग्रेशन से निकाला. बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपकी सीक्वेंस का लास्ट क्वेश्चन लेके ही होगा. क्वेश्चन नंबर 4 हम मानते हैं कि अगर y है 3x² + 4, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व and the x-axis between the points x equals to 2 to x equals to 3. बच्चों क्वेश्चन क्या है, आपको ये y और x के बीच का रिलेशन दिया है. आप जब इसकी प्लॉटिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक ग्राफ मिलेगा. चलो मान लिया हमने इसकी प्लॉटिंग कर दी और हमें ये ग्राफ मिल गया. ये ग्राफ मिल गया, मान लिया मैंने x की वैल्यू पुट की, y आया, x की वैल्यू पुट की, y आया, x की वैल्यू पुट की, y आया, और मान लो ये ग्राफ मिल गया. लेकिन हमें बताना है ये जो कर्व बना और जो x एक्सिस है, ये जो x एक्सिस और ये जो कर्व बन रहा है, ये जो कर्व बन रहा है हमारा, इस कर्व और x एक्सिस के बीच में कितना एरिया ट्रैप हुआ, बाउंड हुआ. लेकिन कहां से कहां तक,
2 से लेके 3 तक का, मतलब ये निकालना है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको यहां पे क्या माना था, फोर्स माना था, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आज के क्वेश्चन में यहां पे क्या है, y है, और यहां पे क्या है, x है। तो क्या होगा, एरिया बाउंडेड कितना होगा, इंटीग्रेशन 2 to 3, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था उसमें एफ डी एक्स होता था, यहां पे एफ पे क्या आएगा, वाई डी एक्स, और y आपका फंक्शन है किसका, x का, कितना है 3x स्क्वायर प्लस 4dx। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, 2 to 3 3x स्क्वायर dx प्लस 2 to 3 4dx। ठीक है बच्चों, अब ये आ गया 3 बाहर, 2 to 3 x स्क्वायर dx, 4 बाहर, 2 to 3 dx। तो बच्चों ये इंटीग्रेशन के बाद क्या आएगा, x क्यूब बाय 3, 2 to 3, 4 बाहर, dx का इंटीग्रेशन होगा x 2 to 3। तो बच्चों ये आ गया 3, आप लिमिट पुट कर दें, पहले अपर लिमिट आएगी फिर लोअर लिमिट आएगी। आ गया 3 का क्यूब माइनस 3 माइनस 2 का 3 बाय 3 प्लस 4, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो ये आ गया 3 माइनस 2। आप इसको सॉल्व करेंगे, यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आ गया कितना, ये कितना आ जाएगा 27 माइनस 8, 27 माइनस 8 प्लस 4, कितना आ गया, ये आ गया 19 प्लस 4 इक्वल्स टू 23 यूनिट्स आ जाएंगे एरिया। ये कुछ भी हो सकते हैं यूनिट्स, अब आप डिपेंड करेगा कि y क्या है, x क्या है। अगर y फोर्स है और x आपका डिस्प्लेसमेंट, तो यूनिट की जगह पे क्या आएगा, आपका जूल आएगा। ये आपका डिपेंड करेगा। तो आपका y एक्सिस और x एक्सिस में कितना एरिया। बच्चों इंटीग्रेशन का देखो यूज क्या है, इंटीग्रेशन का यूज है कि हम कहीं से भी कहीं तक जा सकते हैं। 2 से 3 तक गए, 2 से 3000 तक होता तब भी हम चल जाते हैं, -2 से -3000 तक होता तब भी चल जाते। तो हमें एक बहुत बड़ा स्कोप मिल जाता है इंटीग्रेशन से एडअप करने का। हम कहीं से भी कहीं जा सकते हैं, बस हमें लिमिट को चेंज करना है और वहां से वहां तक का हम एरिया बाउंडेड फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम किसी तक भी हम ऐड कर सकते हैं। हम अपनी लिमिट्स को चेंज करते जाएंगे तो हमारा जो एडिशन का, एडअप का जो हमें एरिया को बाउंड करना था, उसको जो कैलकुलेट करना है, उसका जो प्रोविजन है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो यही हमारा मेन मकसद है इंटीग्रेशन का फिजिक्स में। और फिजिक्स में हमने कुछ दबी चीजें नहीं करनी है, बड़ी बाउंडेड चीजें करनी है, बड़ी चीजें करनी है। हमारा एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होने वाला है, कहां से कहां तक हमने एडअप करना है। तो इंटीग्रेशन के बिना हम वो चीजें नहीं कर पाएंगे। अगर हमें इंटीग्रेशन नहीं आएगी तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। और हमने देखा इंटीग्रेशन का यूज वहां होता है जहां पे कोई फंक्शन बार बार अपनी वैल्यू चेंज कर रहा हो, और वहां पे हम जनरली क्या यूज करते हैं एडअप करने के लिए, इंटीग्रेशन। तो बच्चों ये सारा कंसेप्ट था इंटीग्रेशन का फिजिक्स में। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। इस लेक्चर को ढंग से करें, ये हम आपके आने वाले टाइम में फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। थैंक यू बच्चों।